हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए, आज हम एक और नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसका नाम है पी ब्लॉक। ठीक है, आपके पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक हैं, एस, पी, डी और एफ, जिसमें हमने लास्ट में एस ब्लॉक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है ना। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया चैप्टर, वो है आपका पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो पी ब्लॉक में भी आपके ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक की फैमिलीज इंक्लूड होती है वैसे, और 11th के पोर्शन में आपके 2 फैमिलीज दी हुई है, ग्रुप 13 और ग्रुप 14 की, मतलब बोरोन फैमिली और आपकी कार्बन फैमिली। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, और 12th में हम पढ़ेंगे आपके नाइट्रोजन से लेके आपकी जो आपकी नोबल गैसेस है उनकी फैमिली को पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना न्यू चैप्टर, जो है आपका पी ब्लॉक। ठीक है, स्टार्टिंग में मैं क्या है आपको पूरा कंप्लीट पी ब्लॉक का ओवरव्यू दूंगा। ठीक है ना, ताकि आपको कंप्लीट पी ब्लॉक का ओवरव्यू पता चले। ठीक है ना, ओन केवल 13 और 14 ग्रुप का नहीं, पूरे कंप्लीट ग्रुप्स का ओवरव्यू दूंगा। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू चैप्टर, दैट इज पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, देखिए, अगर पी ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो इसमें हम एक तो आप आएगा आपका ग्रुप 13। ठीक है, फिर ग्रुप 14, 15, 16, 17 एंड 18 ग्रुप। ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। ठीक है, कार्बन, सिलिकॉन, गैलियम, टिन और आपका लेड। ठीक है, 14th में स्टार्ट होता है आपका, देखिए, कार्बन, नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन। सबसे पहले आपका स्टार्ट होगा आपका 13 ग्रुप बोरोन से। ठीक है ना, बोरोन से स्टार्ट होगा, या कार्बन वाला होता है आपका 14 ग्रुप, तो बोरोन से स्टार्ट होगा। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। ठीक है, और यहाँ पे आपका आता है हाइड्रोजन। ठीक है, ये आपका 18 ग्रुप। ठीक है, ओके। बोरोन से स्टार्ट होता है बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम। क्या होता है? थेलियम। फिर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। ठीक है, इसके बाद नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड देन बिस्मथ। ठीक है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ठीक है, फिर आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। ठीक है, फिर आता है आपका हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन। ठीक है, ये आपके ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 के जो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको कलेक्टिव फॉर्म में हम क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इनकी खास प्रॉपर्टी क्या होती है? इनमें आपके मेटल्स भी मिलते हैं, नॉन मेटल्स भी मिलते हैं और मेटेलॉइड्स भी मिलते हैं। ठीक है, ये जो आपके होते हैं रेडियम, एस्टेटाइन, पोलोनियम, ये आपके रेडियो एक्टिव मटेरियल होते हैं। ठीक है, अगर हम इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, ठीक है, तो बोरोन का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आपका NS1, NS2, NP1। ठीक है, कार्बन का होता है NS2, NP2। जैसे 6 एलिमेंट है तो 1s2, 2s2, 2p6, तो 2s2, 2p2। ठीक है, 2s2, 2p2 कार्बन का हो गया। इनका क्या होगा? NS2, NP3, यहाँ पे 1 था, 2, 3, NS2, NP4, NS2, NP5। इनको F ब्लॉक एलिमेंट, P ब्लॉक एलिमेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनमें आखिरी जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में? P सबशेल में एंटर करता है। ठीक है, ये आपका NS2, NP6 नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करें, इसका तो होता है 5। ठीक है, 6, 7, 8, 9,
ये आपका 10, ये आपका 2। देखिए एटॉमिक नंबर याद करने का, मान लो कभी भी पूछ लिया जाए, जैसे आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर पूछ लिया, तो उसको फाइंड कैसे करते हैं हम, इसकी ट्रिक होती है दैट इज 8 8 18 18 32। ठीक है, ये आपकी ट्रिक होती है। 2 + 8 10, 10 + 8 18, 18 + 18 36, 36 + 18 54, 54 + 32 86। ठीक है, ये हो गया आपके नोबल गैस के। यहाँ पे भी सेम 8 8, ठीक है 8 8, फिर 18 18 और 32। देखिए यहाँ पे डी ब्लॉक के भी एलिमेंट्स आ जाते हैं। ये होगा आपका 13, ठीक है, 13 के बाद आपके 18 आएंगे इसमें, ठीक है, और यहाँ पे 32, क्योंकि यहाँ पे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कितना हुआ आपका, वहाँ पे स्टार्टिंग हीलियम से हुआ था, ठीक है ना, इसलिए आपका 8 8 था, जबकि यहाँ से आपका बोरोन है, तो यहाँ पे एक ही बार 8 आएगा। ठीक है ना, यहाँ से आपका 8 18 18 32, तो 8 18 18 32। ठीक है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम में 18 जोड़िए आप 31, 31 में 18 जोड़िए आप 49, 49 में 32 जोड़िए आपका 81, 81 82 83 4 5 86। ठीक है, तो आपको किसी भी एलिमेंट का पूछ लिया जाए, जैसे मान लो आर्सेनिक का पूछ लिया कि आर्सेनिक का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है, तो क्या होगा, कौन से ग्रुप में है आपका, ये पीरियड कौन सा है वो भी देख लीजिए आप। ये आपका सेकंड पीरियड है, ठीक है, ये आपका थर्ड पीरियड, ये आपका फोर्थ पीरियड, ये आपका फिफ्थ पीरियड, ये आपका सिक्स पीरियड। ठीक है, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स। आर्सेनिक का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ लिया, फोर्थ में है तो 4s2 4p3, 4s2 4p3। एटॉमिक नंबर पूछ लिया तो 31 32 33। क्लियर है, तो इस तरीके से आप पी ब्लॉक के किसी भी एटम का आप क्या कर सकते हो, किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हो, उसका ग्रुप नंबर बता सकते हो, उसका पीरियड नंबर बता सकते हो, और उसका एटॉमिक नंबर बता सकते हो। ठीक है ना, तो ऐसा कोई हार्ड नहीं है, इजीली याद हो जाते हैं। इनको याद करने की शॉर्ट ट्रिक भी है, आई थिंक आपको याद होगी, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। दैट इज़ बैंगन आलू गाजर इन थैली। ठीक है, बैंगन आलू गाजर इन थैली, कहे सीता जी, कहे सीता जी सुनो प्रभु। ठीक है, या फिर काशी गए शंकर प्रभु। ठीक है, या आपको और कुछ अच्छा लगता हो तो आप वो भी बना सकते हो। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार या बेकार, आप कुछ भी लिख सकते हो। नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार। ठीक है, फिर ओल्ड स्टाइल से टीपो, टीपो मीन्स होता है चीटिंग करना, एग्जाम में चीटिंग करते हैं ना, उसको बोलते हैं टीपना, तो ओल्ड स्टाइल से टीपो। ठीक है, फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, यहाँ पे हीना नीना और करीना की जेरोक्स रानी। ठीक है, हीना नीना और करीना की जेरोक्स रानी। ठीक है, तो अगर आपको याद है कोई और शॉर्ट ट्रिक जिसके जरिए आपको एलिमेंट्स के नाम याद हो, तो आप वो ट्रिक भी अपना सकते हो। आपका पर्पज़ होना चाहिए एलिमेंट्स के नाम याद होने चाहिए। ठीक है, आपको पहचानना आना चाहिए कि ब्रोमीन, ब्रोमीन कहाँ पे है आपके पी ब्लॉक में। ठीक है, आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसमें एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको, इनके वैलेंस शेल में आप देखोगे 3 इलेक्ट्रॉन है, इनके 4, इनके 5 6 7 और 8, इनके वैलेंस शेल में आपके 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, आपके वैलेंस शेल में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ये हैं आपके 3, इसमें आपके 4, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 7 और इसमें आपके 8 होते हैं।
ठीक है। अगर इनके जनरल ऑक्सीडेशन नंबर की हम बात करें, ठीक है, जनरल ऑक्सीडेशन नंबर ये कौन से शो करते हैं, ठीक है, ये आपके +3 और +1 शो करते हैं, +3 और +1, ठीक है। ये आपकी +4 भी शो करते हैं और +2 भी शो करते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपकी नाइट्रोजन में माइनस, ये आपकी +5 शो करेंगे, +3 शो करेंगे और -3 भी शो करेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन की बात करें तो ये आपके -2, उसके बाद +2, +4 एंड +6 शो करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम फ्लोरीन की बात करें, या +6 नहीं करते हैं, +2 एंड +4, ठीक है। इसके अलावा अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो ये आपकी -1, +1, +3, +5 तक आपके ऑक्सीडेशन नंबर को शो करते हैं। इनका जनरल ऑक्सीडेशन नंबर यही होते हैं। देखिए आप में सब में क्या है, 2-2 का डिफरेंस है। जैसे +3 है तो +2 नहीं है, +1 है डायरेक्ट। +4 से +2 2 यूनिट का डिफरेंस है। +5 से +3 इसमें भी 2 यूनिट का डिफरेंस है। सब में आप देखोगे ऑक्सीडेशन नंबर में +2 यूनिट का डिफरेंस है। वो होता क्यों है? वो होता है एक इफेक्ट की वजह से, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। उसे हम बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या बोलते हैं? इनर्ट पेयर इफेक्ट। उसमें होता क्या है कि जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम जाते हो, ठीक है ना, यहाँ पे जो नीचे के एलिमेंट्स होते हैं वो आपकी +1 वाली, ये जो आपके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना NH2 वाले, ठीक है, ये NH2 के 2 इलेक्ट्रॉन सभी एलिमेंट्स में इनके ऊपर जो होता है न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। इसलिए ये बाहर नहीं निकल पाते, मतलब आयनाइज नहीं हो पाते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन आपके न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में ही रहते हैं। तो केवल और केवल एक ही इलेक्ट्रॉन आपका बॉन्डिंग के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है। इसलिए +1 इसकी +2 +3 इस टाइप की रहेगी, ठीक है ना। या फिर आपकी अगर पार्टिसिपेट कर लेते हैं तो NH2 के 2 और इसका 1, तो +3 पार्टिसिपेट हो जाएंगे, ठीक है, +3 और +1। तो वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। एक बार आप इसे नोट कर लीजिए, ये सभी एलिमेंट्स के लिए पी ब्लॉक के, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, देखिए आई होप ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है ना। यहाँ पे आप एक करेक्शन और कर लेना कि ऑक्सीजन की +6 भी होती है, ठीक है ना। -2 +6 और +4 जनरली होती है। +2 शो करता है बट बहुत कम शो करता है, ठीक है ना, तो उसको हम नेग्लेक्ट करते हैं। तो -2 +4 और +6 शो करते हैं, ठीक है। ओके, देखिए अब हम बात करेंगे साइज की, कि साइज का इनकी जो हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम सबसे पहले, या फिर इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनमें हम बात करेंगे सबसे पहले आपकी साइज के लिए, कि साइज का क्या ऑर्डर रहेगा। अपने को पता है कि साइज का क्या ऑर्डर रहता है, क्या रहता है, क्या ऑर्डर रहता है आपका साइज का ऑर्डर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे एटॉमिक साइज के बारे में, ठीक है ना। एटॉमिक साइज, अगर एटॉमिक साइज की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम कह सकते हैं कि टॉप टू बॉटम जाने पे एटॉमिक साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है। लेफ्ट टू राइट जाने पे आपकी एटॉमिक साइज क्या होती है, डाउन होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है ना। तो आप इसको लिख सकते हो ऑन मूविंग टॉप टू डाउन साइज increases and on moving left to right साइज क्या होती है आपकी, डिक्रीज होती है। जनरली तो यही ट्रेंड होता है, ठीक है। उसके अलावा एक्सेप्शन तो होते ही हैं आपके, ठीक है। तो एक्सेप्शन में हम बात करेंगे कि अगर ग्रुप 13 की अगर हम बात करें, किसकी, ग्रुप 13 की अगर हम बात करें कि ग्रुप 13 में आपके क्या क्या एक्सेप्शन है, ठीक है ना। तो ग्रुप 13 में क्या एक्सेप्शन है आपका, टॉप टू बॉटम जाने पे आपकी साइज बढ़ती है। तो मतलब गैलियम की साइज बड़ी होनी चाहिए एल्यूमिनियम से, लेकिन ऐसा होता नहीं। गैलियम की साइज होती है छोटी। तो साइज ऑफ एल्यूमिनियम इज ग्रेटर देन साइज ऑफ गैलियम, ये होती है। ऐसा क्यों, देखिए ऐसा इसलिए होता है, मतलब ऊपर से नीचे जाने पे साइज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, जबकि बढ़नी चाहिए, लेकिन डिक्रीज हो रही है इस केस में, 13 के केस में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप देखोगे गैलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है, 4s2 4p1। इसमें
क्या है आपका 4s2 4p1। इसमें क्या होता है 3d के 10 इलेक्ट्रॉन शामिल हो जाते हैं, ठीक है। इससे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा 3d10 4s2 और 4p1, ठीक है। तो आपके जो इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं वो आपके डी सबसेल में फिल होते हैं, ठीक है ना, पहले, उसके बाद आपके 4s और फिर 4p में फिल होते हैं। तो डी ब्लॉक की जो होती है शील्डिंग पावर वो कम होती है, क्या होती है, कम होती है, ठीक है। शील्डिंग पावर आई होप आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि शील्डिंग पावर क्या होती है, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें शील्डिंग पावर की, शील्डिंग पावर की अगर हम बात करें तो देखिए होता क्या है, जैसे आपका ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये आपके शेल्स है, ठीक है, 3d10, उसके बाद 4s1 और लास्ट में 4p1, मतलब p में आपके एक इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, s में आपके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, और यहाँ पे d 3d10 है आपका, इनर शेल रहेगा, उसमें आपके कितने इलेक्ट्रॉन है 10 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब क्या है 10 इलेक्ट्रॉन इसमें से एंटर होंगे, ठीक है। जैसे जैसे एल्यूमिनियम के बाद जैसे आपका फोर्थ ग्रुप आया, फोर्थ ग्रुप में आपके एलिमेंट स्टार्ट होना कहाँ स्टार्ट हो जाएंगे 3d में, डी में इलेक्ट्रॉन एंटर होंगे, इसके साथ एटॉमिक नंबर तो बढ़ ही रहा है, मतलब आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बढ़ रहे हैं, प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, इसका मतलब न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है वो इंक्रीज हो रहा है सभी इलेक्ट्रॉन के ऊपर। जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है आपका इंक्रीज हो रहा है, मतलब न्यूक्लियस का क्या अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो बढ़ ही रहे हैं, पर इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं, पर वो कहाँ बढ़ रहे हैं आपके इनर शेल में, अंदर वाले शेल में बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो शील्डिंग पावर होती है आपकी, ये होती है एस की सबसे ज़्यादा, फिर पी की, फिर डी की और फिर एफ की। ये होता है आपका शील्डिंग पावर का ऑर्डर। एस की क्यों सबसे ज़्यादा होती है शील्डिंग पावर, क्योंकि वो न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक होता है, ठीक है, इसलिए उसकी शील्डिंग पावर होती क्या है, देखिए मैं बताता हूँ आपको। ये जो आपका आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो आपका न्यूक्लियस है ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो ये जो बीच वाले इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन है आपके बीच वाले, ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है, तो आपस में रिपल्शन शो करेंगे, ठीक है। अब जितना इनका रिपल्शन स्ट्रॉन्ग होगा बीच वाले इलेक्ट्रॉन का, उतना ही न्यूक्लियस का इसके ऊपर अट्रैक्शन जो होगा वो कम होगा, ठीक है। अब क्योंकि क्या है आपका डी ब्लॉक है, आपका डी आपका सब सेल है, ठीक है, डी सब सेल की जो शील्डिंग पावर होती है मतलब बहुत पुअर होती है, इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको उतना रिपेल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जबकि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स तो बढ़ता जा रहा है लगातार, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए इस इलेक्ट्रॉन के जो सबसे आउटर मोस्ट में उसके ऊपर न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है जेड इफेक्टिव वो क्या होता जा रहा है, कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और इस कंटिन्यूस बढ़ने की वजह से क्या होगी, इसकी जो साइज होगी वो क्या होती है, डिक्रीज होती है, इसीलिए आपका जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है और आपका जो साइज है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। केवल और केवल इसी केस में होंगे ये आपके एल्यूमिनियम से और गैलियम में, ठीक है ना, उसके बाद तो आपका जनरल ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो क्योंकि स्टार्टिंग यहीं से होती है 3d में इलेक्ट्रॉन फिलअप करने के लिए, इसलिए ये आपके गैलियम में ही सबसे पहले शो होता है, ठीक है। इसलिए इसकी साइज जो बढ़नी चाहिए, पर पुअर शील्डिंग, डी ब्लॉक की पुअर शील्डिंग है, इस वजह से आपकी जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है, और जेड इफेक्टिव इंक्रीज होने से आपका साइज जो होता है वो डिक्रीज होता है, ठीक है ना। तो आपका होना चाहिए साइज बड़ा किसका, गैलियम का, पर होता किसका है, एल्यूमिनियम का। इसका रीजन क्या था आपका डी ब्लॉक, इसे हम डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है ना। एक होता है आपका लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, वैसे ही आपका एक होता है डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। ये मेन रीजन है आपका किसके लिए, साइज के ऑर्डर के लिए। अगर डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन के लिए आप लिखना चाहो तो आप क्या लिख सकते हो, when electron enters, और when we are moving from, ऐसे लिखते हैं हम, when
वी आर मूविंग फ्रॉम एल्यूमिनियम, ये आपका थर्ड ग्रुप, थर्ड आपका पीरियड, ठीक है, थर्ड पीरियड, ठीक है। व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम एल्यूमिनियम टू गैलियम, ये आपका फोर्थ पीरियड, ठीक है। ड्यू टू किसकी वजह से? आपकी पुअर शील्डिंग ऑफ डी सबशेल, ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ डी सबशेल, ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ डी सबशेल, जेड इफेक्टिव क्या होता है? इंक्रीजेज एंड साइज डिक्रीजेज, ठीक है, ये रीजन होता है। एंड दिस कॉन्ट्रैक्शन साइज डिक्रीजेस एंड दिस डिक्रीज इन साइज, दिस डिक्रीज इन साइज इज नॉन एज डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, इसे हम क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। साइज की क्या हो रही है? थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, मतलब डिक्रीज हो रही है, किसकी वजह से? डी सबशेल की पुअर शील्डिंग की वजह से, ठीक है। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हुआ। केवल ये यहीं पे एप्लीकेबल होता है आपका 13 ग्रुप में, ठीक है ना। 14 के बाद में आपका नॉर्मल जो ट्रेंड है वही रहता है, ठीक है ना, स्टार्टिंग रहता है, इसलिए यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा फील होता है, ठीक है। या फिर कभी कभी ऐसा भी बोल दिया जाता है हल्की सी साइज में बड़ी होती है, जैसे एल्यूमिनियम और गैलियम की साइज में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं रहता, जो साइज रहती है वो लगभग आपकी एल्यूमिनियम की लगभग इक्वली रहती है गैलियम से, ठीक है ना, हल्की सी बड़ी होती है, ठीक है। पर वो रिवर्स ट्रेंड हो गया ना, इसलिए आप उसको बड़ी लेकर ही मानोगे, ठीक है। रीजन आपको बता दिया, पुअर शील्डिंग ऑफ डी सबशेल, ठीक है, इसे हम बोलते हैं डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, इसे नोट कीजिए। फिर हम कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। ओके, तो आई होप ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, एटॉमिक साइज तो हमने देख लिया, ठीक है ना, किसका? एल्यूमिनियम का बड़ा होता है गैलियम से। अब हम पढ़ते हैं आपका आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं आपका सेकंड टर्म, दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, दैट इज आई के अगर हम बारे में बात करें तो आपका नॉर्मल ट्रेंड क्या कहता है? लेफ्ट टू राइट अगर मूव करते हैं हम, लेफ्ट टू राइट अगर मूव करते हैं तो क्या होता है? आपका साइज जो होता है इंक्रीज होता है, क्या होता है? इंक्रीज। ओके, तो आपका साइज जो होता है इंक्रीज होता है, लेफ्ट टू राइट मूव करने पर आपका साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है। साइज इंक्रीज होगा, आपकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज होगी। वहीं अगर आप टॉप टू बॉटम मूव करते हो, टॉप टू बॉटम, तो क्या होगा? आपका साइज तो इंक्रीज होता है, यहाँ पे साइज डिक्रीज होता है, ठीक है ना, साइज डिक्रीज होता है, इसलिए आपकी आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। वहीं अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज क्या होता है? आपका इंक्रीज होता है। साइज इंक्रीज होने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज होती है। ये आपका नॉर्मल ट्रेंड, ठीक है। इसमें भी एक्सेप्शन तो आते ही हैं। देखिए, अगर हम बात करें पीरियड में, तो थर्ड आपका जो सेकंड पीरियड है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, इनकी अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, देखिए, ओके, तो देखिए आपकी बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन के लिए अगर हम बात करें तो लेफ्ट टू राइट मूव करने पर आपका साइज क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होनी चाहिए, मतलब बोरोन की कम होनी चाहिए, आपकी कार्बन की ज़्यादा होनी चाहिए, नाइट्रोजन। यहाँ पे आपका इफेक्ट आ जाता है, ठीक है, कौन सा? हाफ फील्ड का। और नाइट्रोजन का हो जाता है आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा, किससे? ऑक्सीजन से। केवल और केवल पड़ोसी से ज़्यादा होता है, ठीक है। बाकी आपका नॉर्मल ट्रेंड रहेगा, नियोन के लिए सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी। यहाँ पे रीजन क्या है आपका? इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है? 2s2 2p3। 2p3 मतलब आपका हाफ फील्ड हो गया, आपका p में 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, मतलब इसे बोलते हैं हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसकी वजह से क्या होता है? आपकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, मतलब
न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जो होता है ये एक स्टेबल फॉर्म होती है आपकी, ठीक है। तो इसमें से आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, इसलिए इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है, ऑक्सीजन से ज़्यादा हो जाती है। सेम टू सेम पैटर्न आप थर्ड पीरियड में भी ऑब्जर्व कर सकते हो। एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन की अगर हम बात करें तो आपका सिलिकॉन का ज़्यादा होगा, फिर फॉस्फोरस का ज़्यादा होगा, और फॉस्फोरस में वापस आपका 3s2 3p3 हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आने की वजह से इसकी आयनेशन एनर्जी क्या हो जाती है आपकी, फिर से ज़्यादा हो जाती है सल्फर से। उसके बाद आपका सेम टू सेम पैटर्न रहता है, ठीक है ना। इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो देखिए ये तो क्या हुआ, आपका नॉर्मल ट्रेंड हो गया, ठीक है। ये आपका सेकंड पीरियड, ये आपका थर्ड पीरियड, ठीक है। अब अगर हम बात करें एल्यूमिनियम और गैलियम के लिए, हमने देखा था साइज जो बड़ा होना चाहिए, गैलियम का साइज क्या होता है, गैलियम का छोटा होता है। इस वजह से आपकी ग्रुप अगर 13 में अगर हम बात करें तो आपका गैलियम के लिए आयनेशन एनर्जी जो होती है, आयनेशन एनर्जी फॉर गैलियम वो क्या होती है, ज़्यादा होती है किससे, आयनेशन एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम से। क्यों, क्योंकि गैलियम का साइज क्या होता है, छोटा, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक आपका एक्सेप्शन हो गया, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें इनमें, ये हैं आपके फिफ्थ और सिक्स पीरियड के एलिमेंट्स, ठीक है। यहाँ पे आपके कौन से एलिमेंट्स आते हैं, कौन से मतलब एलिमेंट्स आते हैं, आपके एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स आ जाते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, बीच में आपके 14 एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है, जिन्हें हम बोलते हैं लेंथेनॉइड एलिमेंट, ठीक है। क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड एलिमेंट्स, लेंथेनॉइड्स एलिमेंट, ठीक है। इन एलिमेंट्स की वजह से क्या होता क्या है, जो आपका इलेक्ट्रॉन है, जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो कौन से सबशेल में एंटर करता है, एफ सबशेल में। और एफ सबशेल की जो शील्डिंग पावर होती है वो क्या होती है, सबसे कम होती है, ठीक है। शील्डिंग पावर आपकी सबसे कम, शील्डिंग पावर लो, शील्डिंग पावर लो होने की वजह से आपका यहाँ पे और यहाँ पे जो आपका आयनेशन एनर्जी होनी चाहिए, साइज क्या है सबसे बड़ी, ठीक है, थेलियम की आयनेशन एनर्जी होनी चाहिए सबसे कम, लेकिन इसकी आयनेशन एनर्जी क्या हो जाती है, सबसे ज़्यादा हो जाती है। मतलब क्या है, शील्डिंग पावर कम है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को इजीली निकाल सकता है यहाँ से हम, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे थेलियम के लिए क्या होता है कि यहाँ पे एफ सबसेल में होता है, ठीक है। शील्डिंग पावर क्या होती है आपकी, लो हो जाती है। लो शील्डिंग पावर मतलब आपका जो जेड इफेक्टिव है वो क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। जेड इफेक्टिव इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, इसकी जो आयनेशन एनर्जी होती है वो क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो हम आयनेशन एनर्जी के लिए हम क्या लिख सकते हैं, एक पॉइंट तो ये भी लिख सकते हैं कि आयनेशन एनर्जी जो है आपकी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है साइज के, ठीक है। इसके अलावा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है जेड इफेक्टिव के, कि जैसे जैसे आपका जेड इफेक्टिव बढ़ता रहता है, ठीक है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता रहता है, आपकी आयनेशन एनर्जी भी बढ़ती रहती है, और साइज बढ़ता है तो आयनेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। तो यहाँ के लिए अगर हम देखें तो जो आयनेशन एनर्जी है किसके लिए, थेलियम के लिए, वो क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। किससे, आयनेशन एनर्जी ऑफ इंडियम आयन, ठीक है। तो ये भी आपका एक डिफरेंस आ सकता है, ठीक है। किस किस के लिए बात करें हम, इंडियम और थेलियम के लिए कंपेयर करते हैं तो, ठीक है। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू है आपका आयनेशन एनर्जी के ऊपर, ठीक है, इसे नोट कीजिए आप। फिर हम पढ़ते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपके वैलेंसी में 2 यूनिट का डिफरेंस आता है, ठीक है। आप एक बार इसे नोट कीजिए। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है ना। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है और उसकी वजह से आपके क्या क्या इफेक्ट आते हैं, ठीक है। हो सकता है ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ हो, क्योंकि ये जो इफेक्ट हैं ये हम मैक्सिमम आपका पीरियोडिक टेबल में कंप्लीट कर चुके रहते हैं, ठीक है ना। ठीक है, देखिए ये तो आपका था बोरोन फैमिली, ठीक है। अगर हम बात करें कार्बन फैमिली के लिए, या फिर हम बात करें नाइट्रोजन फैमिली के लिए, एंटीमनी एंड बिस्मथ, तो होता क्या है, ये जो आपके हैं फिफ्थ और सिक्स पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें बीच में आपके 14 एलिमेंट्स आते हैं, कौन से, लेंथेनॉइड के, ठीक है। वो अभी हमने देखा था, कितने एलिमेंट आते हैं आपके, 14 एलिमेंट्स आते हैं,
कौन से, लेंथेनॉइड के। 14 लेंथेनॉइड एलिमेंट्स, लेंथेनॉइड एलिमेंट्स मतलब जो आपका इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा है वो एफ सबशेल में इंटर कर रहा है, मतलब n-2 एफ सबशेल में इंटर कर रहा है, ठीक है। लेंथेनॉइड होता है, इसी वजह से होता है कि आपका साइज भी डिक्रीज होती है, आपको पता होगा। और जो आपके एफ सबशेल की शील्डिंग होती है वो क्या होती है, पुअर होती है। लेंथेनॉइड एलिमेंट्स होते हैं ये आपके n-2 एफ सबशेल में एंटर होते हैं, n-2 एफ सबशेल में आपके एंटर होते हैं, ठीक है। और एफ सबशेल की होती है आपकी वेरी पुअर शील्डिंग पावर, शील्डिंग पावर जो होती है इसकी बहुत कम होती है, ठीक है। और इस वजह से आपका जो जेड इफेक्टिव है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। जेड इफेक्टिव इंक्रीज होने की वजह से साइज डिक्रीज होती है। तो साइज का ऑर्डर भी यही रहता है कि आपके 6 ग्रुप के, आपके 6 पीरियड के एलिमेंट की साइज क्या होती है, 5th से बड़ी हो जाती है। रीजन क्या होता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, इसे हम लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। एक तो बात ये रही। दूसरी बात क्या है कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं, ठीक है, आपको मैं बता देता हूँ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है। देखिए, जैसे अगर हम शील्डिंग पावर की बात करें तो ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, ये आपका फर्स्ट शेल, ये आपका सेकंड शेल, ठीक है। किसकी बात करें, हम बोरोन की बात कर लेते हैं या फिर आपके किसी भी एक एलिमेंट की बात करते हैं। यहाँ पे आपके ये तो आपके NH2, ये आपका NP, जो भी आपका 1 to 6 है, कोई भी एलिमेंट है NP1 मान लो आप, ठीक है ना। अब क्या होता है, 2 तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे S के, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन है P का। अब इसको क्या है, केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना है। तो क्या होता है कि जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम मूव करते हो, डाउन मूव करते हो, जो लास्ट वाले आपके एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पे आपका लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लगता है। मतलब आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो n-2 एफ सबसेल में एंटर करता है, जिसकी वजह से क्या होती है, उसकी शील्डिंग पावर तो पुअर होती है, आपका जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है। मतलब आपका इन 2 इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। नीचे वाले एलिमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ऊपर वहाँ पे आपका लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं काम करता है, ठीक है। केवल और केवल आपके नीचे वाले एलिमेंट्स जो आपका 6 पीरियड है वहीं पर ये आपका इफेक्ट करता है, ठीक है। तो अगर नीचे वाले एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो जाता है। इसका मतलब न्यूक्लियस का इन 2 इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, ज़्यादा। अब देखो आपका अगर बोरोन की बात करें या ऊपर वाले जो भी आपके एलिमेंट्स इससे ऊपर वाले उनकी बात करें तो उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन फ्री हैं बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। कितने इलेक्ट्रॉन फ्री हैं आपके पास, 3। एक तो ये वाला है, एक ये वाला है और एक आपका ये वाला है। तीनों इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, मतलब उनका जो न्यूक्लियस का है उसका अट्रैक्शन क्या है, कम है, ठीक है। इस वजह से आपके तीनों बॉन्ड, तीनों जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। बट जैसे ही आप नीचे जाओगे, इसीलिए जैसे ही आपके यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में, आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +3, ठीक है। अब जैसे ही आप डाउन में गए, थेलियम की अगर हम बात करें वहाँ पे लग जाता है आपका लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, इस वजह से जेड इफेक्टिव हो जाता है इंक्रीज। मतलब न्यूक्लियस क्या है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने और ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, ठीक है। मतलब इन दोनों इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग की प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करने देता है। तो इस वजह से आपका केवल और केवल एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है जो बॉन्डिंग की प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर पाता है। इसलिए इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या होती है, +1 होती है। डाउन में +1 और अपर में +3। मतलब डाउनवर्ड में आपके जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है, ये सभी के लिए है, ठीक है ना, सभी के लिए। और जो अपर जो एलिमेंट्स होते हैं उनके लिए आपकी ऊपर वाली मतलब ज़्यादा वाली ऑक्सीडेशन स्टेट वो स्टेबल होती है, ठीक है। ये होता है आपका शील्डिंग पावर का इफेक्ट होता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट होता है, और इसे ही हम बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर मतलब आपके जो एस सबशेल के 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक पेयर हो गया इलेक्ट्रॉन का। ये दोनों जो आपके इलेक्ट्रॉन है या फिर ये जो पेयर है ये बॉन्डिंग के टुवार्ड्स क्या हो गया, इनर्ट हो गया। इनर्ट हो गया मतलब उससे बॉन्डिंग की प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट। मतलब ये आपका जो पेयर है एस सबशेल का 2 इलेक्ट्रॉन का वो इनर्ट हो चुका है बॉन्डिंग के टुवार्ड्स, ठीक है। बॉन्डिंग की प्रोसेस में वो पार्टिसिपेट नहीं करने वाला, इसीलिए हम इस इफेक्ट को क्या नाम देते हैं, आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या नाम देते हैं आपका, इनर्ट
पेयर इफेक्ट। ठीक है, अब देखिए इनर्ट पेयर इफेक्ट को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, रिलक्टेंस ऑफ एस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, रिलक्टेंस ऑफ और एस सबशेल, रिलक्टेंस ऑफ एस सबशेल इलेक्ट्रॉन्स टुवार्ड्स प्रोसेस ऑफ बॉन्डिंग। मतलब आपके एस सबसेल के जो इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग के टुवार्ड्स रिलक्टेंस होते हैं, मतलब मना कर देते हैं कि मतलब ये दो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग की प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, टुवार्ड्स प्रोसेस इन प्रोसेस ऑफ बॉन्डिंग, दिस इज नॉन एज इनर्ट पेयर इफेक्ट, दिस इज नॉन एज इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, ये तो होता है आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, ये हो गया। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से होता क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट तो हो गया, चलो ठीक है, लेकिन इस वजह से होता क्या है, इसकी वजह से होता ये है कि आपकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 2 यूनिट से डिक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है, डिक्रीज। +3 है तो +1 में कन्वर्ट हो जाती है। कार्बन की क्या होती है, +4 और +2। ठीक है, जनरली तो +4 से +2 में कन्वर्ट हो जाती है। नाइट्रोजन की +5, +3 और -3 जो भी है। ठीक है, तो ये आपकी +5 से क्या हो जाएगी, +3 में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब अगर मैं आपको कहूँ या पूछूं कि बिस्मथ के लिए +3 ज़्यादा स्टेबल रहेगी या +5, तो आपका आंसर क्या होगा, +3। ठीक है, वही ज़्यादा स्टेबल रहेगी क्योंकि Bi +3 में रहना ज़्यादा पसंद करेगा। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, जो सेकंड पॉइंट अगर हम लिखना चाहें कि ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट, the oxidation state, the oxidation state of element decreases by 2 units। आपकी क्या हो जाती है, 2 यूनिट से डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, और हायर लेवल वाले के लिए तो आपकी +5, मतलब जो ज़्यादा मैक्सिमम वाली है वो ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल रहेगी, और लोअर वाले के लिए आपकी जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आपकी स्टेबल रहेगी या फिर फेवरेबल रहेगी। तो हम कह सकते हैं फॉर अपर एलिमेंट्स, फॉर अपर लेवल एलिमेंट्स या फिर अपर एलिमेंट्स, higher oxidation state will be stable, and for lower elements, lower oxidation state will be stable। मतलब ऊपर वाले के लिए ऊपर वाली मतलब ज़्यादा वाली, और नीचे वाले के लिए लोअर वाली ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेफर करती है, स्टेबल रहती है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट होता है। इसकी वजह से आप क्या कर सकते हो, कंपैरिजन भी कर सकते हो। कंपैरिजन कैसे, जैसे आपको कंपैरिजन करना है Sn+4 और Pb+2 में, या फिर Sn+4 एंड Pb+4 में आपको कंपैरिजन करना है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकालना है आपको। ठीक है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर। ठीक है, ये आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर आपको निकालना है तो आप मुझे बताइए कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, ये वाला या ये वाला, ये वाला नहीं, ये वाला। क्यों, क्योंकि ये आपका अपर लेवल में आएगा। ठीक है, और यहाँ के लिए आपकी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है। लोअर के लिए आपकी जो पीबी के लिए स्टेबल स्टेट होगी वो क्या होगी, +2। ठीक है, तो ये आपकी Sn ज़्यादा स्टेबल होगा।
या फिर अगर मैं पी बी ही की बात करूँ, पी बी +4 एंड पी बी 2+ में आपका कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो पी बी +2, मतलब पी बी +2 में रहना ज़्यादा पसंद करेगा। ठीक है, एस एन के लिए बात करूँ, एस एन 2+ में ज़्यादा रहना पसंद करेगा या एस एन 4+ में, 4+ में। ठीक है, क्योंकि 2+ इसके लिए कम स्टेबल है, हायर लेवल पे है, तो आपका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल करेगी। ठीक है, तो इस टाइप के आपके कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस भी इस पे आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। एक बार आप इसे नोट कीजिए, फिर हम इसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी देख लेते हैं 1-2। ठीक है, देखिए, ओके, अगर हम बात करें 1-2 क्वेश्चंस देख लेते हैं हम कि कैसे हम इनकी स्टेबिलिटी का कंपैरिजन कर सकते हैं। देखिए, अब अगर हम बात करें आपके यहाँ के लिए बात करते हैं, आपके 13 ग्रुप के लिए अगर हम बात करें गैलियम के लिए +3, इंडियम +3 एंड थेलियम +3। ठीक है, यहाँ +3 लिखो या 3+ लिखो, कोई दोनों एक ही है। ठीक है ना, बहुत से स्टूडेंट को इसमें भी कन्फ्यूजन हो जाता है कि पहले यहाँ तो पहले प्लस लिखा, यहाँ बाद में प्लस लिखा। ठीक है ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, +3 मतलब +3, तो 3+ लिखो या +3 लिखो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इनमें मैं आपको पूछता हूँ स्टेबिलिटी का ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो वो क्या होगा बता सकते हो? देखिए, +3 थेलियम के लिए लोअर लेवल पे, यहाँ पे +3 जो होगी वो सबसे कम स्टेबल होती है, +1 होती वो सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेगी। तो यहाँ के लिए ऊपर वाले के लिए गैलियम के लिए आपकी +3 जो होगी सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर इंडियम और फिर थेलियम। यहीं अगर मैं लिखूँ आपको Ga+1, आयन +1 और Tl+1, अब आप मुझे बताइए स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट। क्यों? क्योंकि थेलियम के लिए सबसे ज़्यादा होगी +1, फिर मतलब हायर लेवल वाले के लिए हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, लोअर वाले के लिए लोअर ऑक्सीडेशन नंबर स्टेबल है। ठीक है, ये तो हो गया। इसके अलावा आप इसमें भी कंपैरिजन कर सकते हो, जैसे आर्सेनिक हो गया आपका, आर्सेनिक की एंटीमनी और बिस्मथ के लिए बात करें तो आर्सेनिक As+5 के लिए अगर हम बात करें, उसके बाद Sb+5, ठीक है, और Bi+5, इनके लिए अगर हमें कंपैरिजन करना हो स्टेबिलिटी का तो क्या होगा? हायर Bi लोअर लेवल पे, इसके लिए +3 ज़्यादा स्टेबल होती है, +5 क्या होगी? कम स्टेबल। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी As+5 के लिए। ठीक है, यहीं अगर मैं आपको As3+ साथ में Sb3+ एंड Bi3+ में आपको मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ स्टेबिलिटी का, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? Bi3+ की ज़्यादा स्टेबिलिटी, फिर देन Sb एंड देन As3+। ठीक है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि इनर्ट पेयर इफेक्ट जो होता है टॉप टू बॉटम जाने पे इंक्रीज होता है। यहाँ आप एक पॉइंट डाल के भी नोट कर सकते हो, इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट is increases on moving डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हो आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? इंक्रीज होता रहता है। ठीक है, इसे नोट कीजिए। फिर इसके ऊपर एक और वेराइटी ऑफ क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ। ठीक है ना, एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं हम, लास्ट क्वेश्चन आज का। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नोट कीजिए। देखिए क्वेश्चन कहता है आपका क्वेश्चन क्या है? विच इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, Pb+4 एंड Sn+4, इनमें से कौन सा बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? ठीक है, आप सोच के विचार करके वीडियो को पॉज कीजिए, सोचिए क्या आंसर हो सकता है। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता क्या है? जो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो सामने वाले को तो क्या करता है? ऑक्सीडाइज करता है, और इटसेल्फ क्या होता है? रिड्यूस, इटसेल्फ रिड्यूस। ठीक है,
रिड्यूस होगा मतलब अगर मान लो Pb+4 में है तो ये रिड्यूस होके कहाँ जाएगा, Pb2+ में। Sn+4 है, रिड्यूस होके कहाँ जाएगा आपका Sn2+ में। अब मुझे आप बताइए कौन ज़्यादा स्टेबल है, Pb+2 या Sn+2? Pb+2। Pb+2 क्या है, मोर स्टेबल। अगर और ये Sn2+ है, ये क्या है, लेस स्टेबल। अगर ये लेस स्टेबल है और ये आपका क्या है, मोर स्टेबल, तो क्या Sn+4 मोर स्टेबल से Sn+2 लेस स्टेबल में जाना चाहेगा, नहीं जाना चाहेगा। आपका Pb+4 ये क्या आपका लेस स्टेबल है, ये लेस स्टेबल से आपका मोर स्टेबल में बिल्कुल जाना चाहेगा, तो Pb+4 Pb+2 में बिल्कुल जाना चाहेगा। इसका मतलब इसकी जो ऑक्सीडाइजिंग पावर होगी ये एक बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम इनर्ट पेयर इफेक्ट को यूज़ करते हैं, और इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से आपके जो वैलेंसी है, आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसमें 2 यूनिट का डिफरेंस आ जाता है, मतलब 2 यूनिट की गिरावट आ जाती है। ठीक है, तो आज हमने पी ब्लॉक स्टार्ट किया, उसमें मैंने आपको पूरा पी ब्लॉक का ओवरव्यू दिया, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, उनके क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, एटॉमिक नंबर या ग्रुप नंबर या फिर आपका पीरियड नंबर। ठीक है, इसके अलावा उसके बाद हमने उनका साइज़ के बारे में देखा, उनका साइज़ का क्या ऑर्डर होता है। उसमें जो आपका एक्सेप्शन था वो डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एक्सेप्शन था। ठीक है, एल्यूमिनियम और गैलियम में। ठीक है, और आपके आयोनाइजेशन एनर्जी हमने देखी आज, उसमें भी आपके एक्सेप्शन थे। ठीक है, हाफ फील्ड को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। ठीक है, और एल्यूमिनियम गैलियम का था, और आपका लास्ट में जो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आपके लेंथेनॉइड जो आपके एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनमें जो साइज़ में डिक्रीज होता है, वो भी एक इफेक्ट था। ठीक है, उसके बाद हमने इनर्ट पेयर इफेक्ट देखा, जो कि एक इम्पोर्टेंट इफेक्ट होता है। ठीक है, तो यहीं से हम नेक्स्ट क्लास में आगे स्टार्ट करेंगे और कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे पी ब्लॉक की। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।